जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। पता है मुझे कि बहुत दिन का गैप हो गया है, बहुत लंबा गैप हो गया था। दीपावली से लेकर छठ तक का एक लंबा छुट्टी हो गया था। होता क्या ना कि हम लोग बिहार के रहने वाले हैं ना, यहाँ पे दीपावली से लेकर छठ तक का जो पर्व है, जो टाइम पीरियड है, ये बहुत ही लंबा टाइम पीरियड होता है। और यही एक त्योहार है जो हम लोग का बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है यहाँ पे। मतलब क्या बोलते हैं उसको, बिहारियों का जान बसता है इसमें, वो वाला बात होता है इसमें। तो बच्चे भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते इस बीच में, इसलिए वीडियो बनाना भी बंद कर दिए थे। और हम लोग भी छुट्टी पे, सब छुट्टी पे था, तो ज्यादा नहीं थे इसमें। स्वागत है फिर से आप लोगों का एक नए वीडियो के साथ। इस बीच में बहुत सारे लोगों से भी मिलना हुआ, बहुत सारे लोगों का कमेंट रिव्यू भी देखने को मिला, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुआ। तो वो लोग भी अपना अपना जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू हमको बताएं कि जो हमें आपके वीडियो देख रहे हैं, हम आपके वीडियो देखने से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। तो उन लोगों से रिव्यू मिला देखने को कि हाँ सर ठीक है, कंटिन्यू ही रखिए इस चीज को। बच्चों से जो खास करके 11-12 के बच्चे हैं उनसे भी मिलने को मिला। उन लोगों का भी यही कहना था कि सर ठीक जा रहा है। हाँ, एक दो रिव्यू ये भी देखने को मिला कि सर थोड़ा सा और डिटेल में जाइए, थोड़ा सा और हम लोगों को जो प्रोफेशनल लोग हैं, खास करके जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो प्रोफेशनली कहीं काम कर रहे हैं, किसी सीए के पास काम कर रहे हैं, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी फर्म में काम कर रहे हैं, इस तरीके से जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस में है, अब पढ़ाई लिखा है मतलब प्रैक्टिस में है, अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, उन लोगों को ये कहना था कि सर थोड़ा सा डिटेल में जाइए, थोड़ा सा और डीप में जाके थोड़ा सा समझाइए। तो हम लोगों का भी जो थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है नॉलेज, कुछ आगे पीछे हुआ है, तो वो भी क्या हो जाएगा, तो कवर हो जाएगा। तो सर होता क्या ना कि मेरे पास एक लिमिटेशन है, टाइम का लिमिटेशन रहता है कि ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि बच्चा बोर हो जाता है। दूसरा चीज, ज्यादा अगर हम डीप में जाना शुरू करेंगे तो बोर्ड वाले जो बच्चे हैं ना, वो फिर उनके ऊपर से गुजरने लगता है, फिर वो बोलता है कि ये कहाँ जा रहा है। इसलिए कॉमर्स बोरिंग हो गया। ज्यादा डीप का भी जरूरत नहीं है उनको। जब आप उस लेवल पे जाते हैं वहां पे डीप आपको मिल जाता है। यहाँ पे बोर्ड के बच्चे हैं, खास करके बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, उनको उतना डीप में ले जाने में दिक्कत होता है, क्योंकि ज्यादा डीप में अगर हम जाना शुरू कर देंगे तो फिर वो वही जो और अदर टीचर के साथ हो रहा है वही चीज होगा कि सर आप भी तो वही कर रहे हैं। तो मेरा फोकस रहता है कि सर पूरा क्या करना है ना, तो आपको बोर्ड के हिसाब से आपको पढ़ाना है कि हाँ बोर्ड में बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए, उस हिसाब से पढ़ाना है। क्योंकि हर चीज का एक लेवल है, एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन की बिहार बोर्ड का बच्चा पहले से ही कमजोर है, इंग्लिश उनका उतना अच्छा रहता नहीं है, 11th लगभग में बेस जीरो बना के रखे रहते हैं, 12th में अचानक से याद आता है कि पढ़ना भी है, क्योंकि 11th में नहीं पढ़ता। हमारे यहाँ पे बहुत सारी जो है ना वो क्या बोलते हैं उसको, ओल्ड ट्रेडिशनल चीजें चलती हुई आ रही, जिन चीजों के बारे में हम लोग को बात करना होता है। ट्रेडिशनल चीजें कहने का मतलब ये होता है ना कि एक तो पहला पता नहीं कौन किसने ये चीजें सेट करके रखी है, कहाँ से कौन आया था, पता नहीं किसने ये बता के चला गया बच्चों को। कौन ऐसे गार्जियन थे, कौन ऐसे पेरेंट्स होते हैं, या कौन ऐसे सीनियर होते हैं जो ये बता देते हैं बच्चे को कि 11th नहीं पढ़ना है तुमको। 11th में क्या पढ़ना होता है भाई मेरे, 11th में क्यों नहीं पढ़ना होता है? 11th क्यों नहीं पढ़ेगा बच्चा? 11th नहीं पढ़ेगा तो 12th कैसे समझेगा? हमारे यहाँ पे इतना घटिया सा चीज ये सेट करके रख दिया गया है कि बच्चे परेशान है, टीचर और भी उसको करके रखे रहता है। 11th में क्या होगा पढ़ के? सर जी आपका बेस बना ही नहीं, आप फाउंडेशन आपने मजबूत किया ही नहीं, आप छत कैसे ढाल लोगे? 11th आपने पढ़ाई नहीं है तो 12th कैसे पढ़ लोगे आप? पहला सबसे घटिया कॉन्सेप्ट ये लगा के रखे हुआ है। 11th पढ़ के क्या होगा, 11th कुछ नहीं पढ़ना। वही चीज 9th 10th के साथ क्या हुआ कि 9th में पढ़ के क्या होगा, 10th में क्या होगा? सर जी 9th नहीं पढ़ा इसलिए तो 10th में उसके ऊपर प्रेशर है। 11th में जिस बच्चे को जर्नल नहीं पता है, लेजर नहीं पता है, अकाउंटिंग का बेसिक नहीं पता है, वो कैसे 12th मैनेज कर पाएगा? फिर तो 12th उसके ऊपर से गुजरेगा ही गुजरेगा। तो मेरे जो आने वाले जो भी सीनियर हैं, जो आने वाले अब जिनसे पूछा जाता है, जिनके अड़ोस पड़ोस के बच्चे पूछते हैं, तो भैया एक रिक्वेस्ट है मेरा आप लोगों से कि कभी भी बच्चों को ये सजेस्ट मत कीजिए 11th पढ़ के क्या होगा, 11th पढ़ने से क्या होता है। भाई मेरे 11th बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरा बात, एक सब्जेक्ट होता है हम लोग का बिजनेस स्टडीज, उसके लिए भी बच्चों को यही कर दिया जाता है कि वो पढ़ने का कोई सब्जेक्ट थोड़े है, पढ़ के क्या होगा, याद कर लेना। भाई याद कितना करोगे, इतना मोटा किताब है, कितना याद करोगे, क्या क्या याद करोगे? कॉन्सेप्ट ले लो ना। 11th में जिसने बीएसटी पढ़ लिया, 11th में जिसने बिजनेस स्टडीज पढ़ लिया ना, 12th में उसको अकाउंटिंग जीरो रहता है। फिर उसका थ्योरी पहले से, क्योंकि 11th के बीएसटी में आपको कंपनी पढ़ने होते हैं, पार्टनरशिप फर्म पढ़ने होते हैं। अब बताइए कि जिस बच्चे ने 11th का बीएसटी पढ़ लिया, 12th के अकाउंट में उसका आसान होगा काम कि नहीं हो जाएगा?
क्यों? क्योंकि सर थ्योरी तो पहले से वो करके आया है ना 11th से, तो जो 11th से थ्योरी करके आया है तो 12th में उसको क्यों दिक्कत होगा? 12th में उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये सब जो थोड़ा सा ओल्ड ट्रेडिशनल चीज है ना, इसको थोड़ा सा दूर करना होता है। हमको ये लगता है कि नहीं किसी तरीके से काम चले, सर अब वो दुनिया नहीं रहा कि आप किसी तरीके से काम चला लोगे। किसी तरीके से कैसे काम चल जाएगा? अब नहीं है सर, अब वो दुनिया नहीं है, दुनिया बदल चुका है, दुनिया बहुत बदल गया है। अब आपको जीने के लिए भी कंपटीशन करना होता है। दुनिया इतना कंपेटिटिव हो गया है। और जिस पढ़ाई, जिस चीज का हम लोग बात कर रहे हैं सर, प्योर मिडिल क्लास के वालों का बात कर रहे हैं हम लोग। ऐसे लोगों का बात कर रहे हैं ना जिनके पास पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उनके पास एक ही ऑप्शन होता है पढ़ाई। पढ़ लो तो एक बेहतर जिंदगी मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो बेहतर जिंदगी नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों के साथ आप मजाक कर रहे हो, ऐसे लोगों को कैरियर के साथ आप मजाक कर रहे हो। कैसी बातें कर रहे हो आप सर? आपके बस का नहीं, आप छोड़ दो, आप बोल दो कि सर हमको नहीं पता है। आप अपना झूठा शान दिखाने के लिए, आप अपना रेपुटेशन बचाने के लिए, किस बात का? उस बच्चे का कैरियर बर्बाद कर रहे हो, जिसको आप ये समझा रहे हो कि जो 11th पढ़ने से क्या होता है, बीएसटी पढ़ने से क्या होता है। अगर नहीं होता तो फिर क्यों बनाया सब्जेक्ट? नहीं बनाता ना, फिर वो सब्जेक्ट क्यों दिया? नहीं देना चाहिए था। अगर इतना ही बेकार चीज है, इतना ही खराब चीज था तो क्यों दिया? आप अपना कमी छुपाने के लिए उस बच्चे के कैरियर के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। क्यों करना ये सब चीज? जो आपसे संभल रहा है ना, दुनिया में अदर बिजनेस भी पड़े हुए हैं सर, कर लो जाके। बहुत सारे बिजनेस है करने के लिए, कर लो ना। बहुत सारे काम है दुनिया में, करो। टीचिंग इतना आसान काम नहीं है सर, खुद को बर्बाद करना पड़ता है दूसरों के लिए। हर कोई टीचर नहीं बनता है। टीचिंग लाइन को चुने हो, फिर बच्चों के साथ बर्बाद कर रहे हो, बच्चों का कैरियर चौपट कर रहे हो, सिर्फ इसलिए कि आपको 500-600 रुपए का मंथली मिल रहा है इसलिए। क्यों करना ये सब काम? अगर किसी बच्चे का जिम्मेदारी आपने लिया है ना सर, तो उस जिम्मेदारी को निभाओ, उसे पूरा करो। जो सही है उसके लिए वो बताओ। वो बच्चा है, वो 14-15 साल का बच्चा, उसको नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है। कल के डेट में जब उसका कैरियर बर्बाद होगा ना, कल के डेट में जब वो कहीं डूबेगा ना, जब वो कुछ कर नहीं पाएगा ना, तब सबसे ज्यादा गाली अगर किसी को देगा तो वो आप ही को देगा। और अगर एक बच्चा दिल से आपको गाली देगा ना, तो वो दिल से लगेगा भी आपको, याद रखिएगा चीज। तो जो आपके बस का चीज है वो कीजिए। हर चीज पे हाथ आजमाइए मत। हर किसी को अपने झांसे मत लाइए कि हाँ ठीक है 10th हम मेरे पास पढ़े हो, चलो 11th हम ही पढ़ा देते हैं, 12th भी हम ही पढ़ा देते हैं, ये याद कर लो, नोट पढ़ लो। सर जी दुनिया नहीं रह गया। अब एक सीट पे 1,000 बच्चा कंपटीशन के लिए तैयार रहता है। कहां जाओगे उस टाइम लेके उसको? कहां से कंपीट कर पाएगा वो बच्चा? फिर बोलते हो कि बच्चा कमजोर है। सर बच्चा कमजोर है तो तुमने क्या कर लिया उसके लिए? आपने क्या किया उसके लिए? आप भी तो वही कर रहे हो। जब ये सब चीजें सुनने को मिलता है ना सर, बहुत बुरा लगता है कि किसी बच्चे के 1,500 रुपए के चक्कर में कि उसका फीस आपको मिल रहा है, इसलिए उसके पूरा कैरियर को आप दांव पे लगा रहे हो। 11th का 1 साल आपने बर्बाद कर दिया, 12th का आपने बर्बाद कर दिया। ग्रेजुएशन आप बोलते हो कि गेस पढ़ के पास कर लो, क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर उसके जिंदगी का मोस्ट इंपोर्टेंट 5 साल आप बर्बाद कर रहे हो। जब उसको कुछ करना था, जब उसको कुछ करना चाहिए था, जब वो कुछ करने के लायक था, वो टाइम आप उसका बर्बाद कर रहे हो। उसके बाद आप बोल रहे हो कि हम क्या करें इसमें। कल के डेट में जब उसका कैरियर बर्बाद होगा तो कल आप ही बोलोगे कि बच्चा ही कमजोर था। आप अपना जिम्मेदारी नहीं लोगे, आप ये नहीं बोलोगे कि हमने किया था। और उन बच्चों से भी मेरा बहुत ही ज्यादा निवेदन है, बहुत ही नम्र निवेदन करना चाहता हूँ बच्चों से कि बउआ ज्यादा रिलेशनशिप निभाने में मत जाइए कि ये मेरे चाचा है, मेरे काका है, ये मेरे मामा है, इसलिए हम इन्हीं से पढ़ लेते हैं। क्योंकि कल के डेट में जब आप डूबोगे ना, आपका कैरियर बर्बाद होगा ना, जब आपके पीछे कोई खड़ा होने वाला नहीं होगा ना, जब आप कहीं पे भीख मांगोगे, कहीं पे मजदूरी करोगे ना, उस टाइम ना तो वो चाचा काम आएंगे, ना काका काम आएंगे, ना मामा काम आएंगे, कोई नहीं काम आता है। उस टाइम आपका अपना टैलेंट, आपका किया हुआ काम आएगा। इसलिए जब भी कैरियर सिलेक्शन का बात है ना बच्चा, तो थोड़ा सा सेल्फिश हो जाइए ना, थोड़ा सा अपने बारे में सोच लीजिए ना। ये देख लीजिए ना कि कल जब हम यहां से पढ़ के निकलेंगे, उसके बाद मेरे लिए कौन काम आएगा? कोई नहीं काम आएगा। जो आपका टैलेंट है वही काम आएगा।
इसलिए सेल्फिश होकर पढ़िए। जो आपके लिए सही है, जो टीचर आपके लिए सही है, जो सब्जेक्ट आपके लिए सही है, हमेशा उस पर फोकस कीजिए। किसी के प्रेशर में आके, किसी के कहने पे कभी कोई काम नहीं कीजिए। हमने इस बार बच्चों से बहुत बात किया, मेरा पहले से भी बात होते रहता था। तो चूंकि ऑफलाइन क्लासेस हम लेते थे तो बताया जाता था कि नहीं नहीं सर आप अपनी बिल्ली बता रहे हैं। सर थोड़ा बहुत गाइडेंस आप कर सकते हो ना, जो चीज मेरे बस का नहीं हम बोल देते ना। इससे पिछले लाइव क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि एक बच्चा पूछ रहा था कि सर आप आर्ट्स पढ़ाते हो? हम बोले नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। जो मेरा सब्जेक्ट नहीं है हम क्यों उस पर फोकस करें, क्यों उसके बारे में बोले कि नहीं हम पढ़ा लेते हैं। जो मेरा सब्जेक्ट है, जो हम कर सकते हैं उस पर फोकस करें ना। कॉमर्स मेरा सब्जेक्ट है, हम पढ़ाते हैं। अब कल के डेट में कोई बच्चा आके बोलेगा कि साइंस पढ़ाइए, तो 500 रुपये महीना वो हमको देगा, इसलिए हम बोल देंगे नहीं नहीं सर हम पढ़ा लेते हैं। क्यों करना ये सब चीजें? इससे ये होता है कि बच्चे ना इधर के रह जाते हैं, उधर के रह जाते, फिर उसको लगता है नहीं नहीं कॉमर्स बहुत हार्ड है। कॉमर्स हार्ड नहीं सर, आपके बताने वाले जो है ना, उन्होंने उसको हार्ड बना के रखे हुआ। हम भी तो पढ़ा रहे हैं, हम भी तो समझा रहे हैं, कहाँ हमको कोई बोल रहा है कि सर हार्ड लग रहा है। तो जब भी उन बच्चों से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है मेरा कि सर अपने फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो। ये देखो कि आपके लिए सही क्या है, सही क्या है, सही क्या है। जो सही है वही सुनो, किसी और का कुछ भी मत सुनो। क्योंकि बस दिमाग में एक चीज सेट करना कि 5 साल के बाद, अगर 11th में हो ना, तो अगले 5 साल 6 साल के बाद कोई आपका साथ देने नहीं आएगा, सब छोड़ के चले जाएंगे। उस टाइम सब यही बोलेगा कि नहीं नहीं लड़का ही खराब था, आप कितने अच्छे थे, क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, कोई डजेंट मैटर करता ये सब चीज, कोई नहीं सुनेगा आपकी बातों को। इसलिए पढ़िए, और जो सही है वो पढ़िए, जहां सही में समझ में आ रहा है ना वहां पढ़िए। हर सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस में 5 सब्जेक्ट है, पांचों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये खुद सोचो कि अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो क्यों डालता, वो पागल है। जो सिलेबस तैयार करने वाले लोग हैं वो क्या पागल है? जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, जो इतने हाईली एजुकेटेड लोग हैं, वो फालतू में किसी चीज को डाल देगा? बच्चों को टाइम वेस्ट करने के लिए कोई सब्जेक्ट डाल देगा? ऐसा तो नहीं होता है। इसलिए थोड़ा सा कॉमन सेंस अपना भी लगाइए, थोड़ा बहुत आप अपने बारे में भी सोचिए, और जो सही है वो पढ़िए। अपने पांचों सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, पांचों चीज को तैयार रखिए। जो बिहार टॉपर लोग हैं, जो बिहार टॉपर बच्चे हैं, उनसे पूछिए, उनसे बात कीजिएगा ना, कभी उनसे सुनिएगा ना, तो मौका मिलेगा तो उनसे बात करके देखिएगा। उनका कहना होगा सर पांचों सब्जेक्ट पे फोकस करना होता है, कोई एक सब्जेक्ट पर क्या टॉपर नहीं हो सकते। आपने मान लीजिए अकाउंट पूरा पूरा साल आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, पढ़े रह रहे, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, सर बहुत ज्यादा मैक्सिमम नंबर लाओगे तो 100 में 100 ले आओगे। और वहीं अगर बिजनेस स्टडी में 29 आ गया ना, बीएसटी में 29 ले आए ना, तो आपका वो 100 किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसलिए पांचों सब्जेक्ट पे फोकस करने होते हैं। जो आपके पास सब्जेक्ट है उन पांचों सब्जेक्ट पे फोकस करने हैं, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए सेल्फिश बनिए, क्या है आपके लिए सही वो देखिए, उस हिसाब से पढ़िए, पांचों सब्जेक्ट को साथ में लेके चलिए। हमने यही चीज रियलाइज किया। किसी के बातों में नहीं आना है, किसी का बात नहीं सुनना है। आप बहुत दिन के बाद आज क्लास ले रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग भी रिफ्रेश होइए, थोड़ा सा मूड में आ जाइए, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी 11th का जो ये क्लास है मेरा, इससे पिछले क्लास में हमने 11th वालों को ट्रायल बैलेंस बताया था। ट्रायल बैलेंस का इंट्रोडक्शन हमने बताया था, बच्चों का रिव्यू भी मिला कि सर समझ में आ रहा है। उनका ये कहना था सर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन कुछ समझा दीजिए। तो आज हम क्लास लेने के मूड में थे नहीं, फिर भी क्लास लेना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गया था, तो इसलिए सोच रहे थे कि क्लास ले लेते हैं। तो चूंकि थ्योरी आप लोगों को समझ में आ गया था, कोई ऐसा निगेटिव कमेंट हमको देखने को नहीं मिला कि सर कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ पे कहीं पे कुछ दिक्कत है, ऐसा कुछ हमको देखने को नहीं मिला। इसलिए आज इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने का हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि देखते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके। थोड़ा सा मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, लिखने में हमको हो रहा है दिक्कत, तो फिर भी देखते हैं ट्राई करके। हमने कहा था आप लोगों की हमको एक ही किताब को फॉलो करते हैं हम लोग, और वो है एस के सिंह। एस के सिंह सर का जो लिखा हुआ किताब है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। 11th का किताब निकालिए आप अपना, और 11th की किताब का आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 निकालिएगा। एग्जाम्पल नंबर कितना निकालिएगा? 1। और हम ये उम्मीद करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि आपका जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है ट्रायल बैलेंस का, पेज नंबर मेरे में 366 है,
366 जिसको हम लोग बोलते हैं, वो दिया हुआ है। आप लोग अपने अपने किताब में अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि 364 या 365 इसका पेज नंबर है, उस हिसाब से इसको देख लीजिएगा। तो फिर हम आगे इस पे बात करते हैं। देखिए इसका क्या है, अभी थोड़ा सा है अभी। तो हम ये मान के चलते हैं, हम ये मानते हैं कि आप लोगों ने जर्नल और लेजर पढ़ लिया होगा पहले से। अब आप बोलोगे सर जर्नल लेजर भी करके दिखाओ, तो भैया बोर्ड छोटा है, थोड़ा सा मैनेज करो, थोड़ा सा संभालो खुद को, और ज्यादा भावनाओं में मत बहो। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित लेन देनों से नरेश के पुस्तकों में जर्नल की आवश्यक लेखे कीजिए, खाता पुस्तकों में उसकी खतौनी कीजिए और तलपट बनाइए। हमको बनाना है ट्रायल बैलेंस, क्योंकि जर्नल और लेजर आपको क्या होता है, पहले से आ रहा है, ये हम मान के चलते हैं। अगर आपको ये पहले से आ रहा है तो हम अभी मान के चलते हैं कि इसको आगे बढ़ाना है। तो पहला एंट्री जो आपका दिया हुआ है कि नरेश ने 20,000 से व्यापार प्रारंभ किया, तो ये आपका एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दूसरा है कि बैंक में जमा किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तीसरा है कि कृष्णा से माल खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट। और उसके बाद है कि नगद बिक्री, तो इसका हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नगद क्रय है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आपका इसका हो जाएगा। उसके बाद है कि गोपाल को माल बेचा, तो इसका आपका हो जाएगा गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उसका सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट है ना, कौन सा था, गोपाल को माल बेचा, हाँ सॉरी, गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और उसके बाद है गोपाल से 3,000 नगद प्राप्त हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट। उसके बाद है कि निजी ब्याज के लिए बैंक से निकाला, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या उसको आप ये भी लिख सकते हैं ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद है कि किराया मिला, तो आपका हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। और उसके बाद लास्ट में है कर्मचारियों को वेतन दिया, नगद में दिया है 1,000 और चेक के द्वारा दिया है 2,000, तो स्टाफ सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये आपका एंट्री हो जाएगा जो आप लोग जानते हैं पहले से। अगर नहीं जानते हैं तो हम इसका क्लास लेने वाले हैं, थोड़ा सा जो बच्चे पीछे थे उनको थोड़ा सा बता देते हैं कि इसका भी क्लास हम लेने वाले हैं। इसको थोड़ा सा पूरा कर दो। उसके बाद इसका जनरेटरी ये था, इसी हिसाब से आपको लेजर करना था। हमने बताया था कि लेजर का जहां तक हमने बात किया था, हमने बताया था कि सर बहुत ही पुराना मेथड है, बहुत ही पुराना चीज है, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को क्या करना होता ना कि मैथमेटिकल जो हमारा प्रोसेस है, क्या है, मैथमेटिकल जो हमारा प्रोसेस है वो प्रोसेस सही हुआ है या नहीं हुआ। अभी तक जो हमने लेजर तक जो हमने काम किया है वो सही से किए हैं या नहीं किए हैं, इस चीज को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस का नॉर्मल सा फॉर्मेट होता है, कोई बहुत बड़ा चीज होता है नहीं। फॉर्मेट हमने उस दिन आप लोगों को बता दिया था, तो उसके फॉर्मेट को अगर आप देखते हो, क्योंकि कैश का हमने क्या किया था, सॉरी कैश का हमने क्या किया था आपको, सॉरी इसका जर्नल हमने कर लिया था, जर्नल अभी हमने बता दिया था, लेजर इसका आप कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग बनाएंगे क्या, तो ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के लिए हमने बताया था आपको कि पहला मेथड यही बताया था कि सर जी एक कॉलम बना लेना, किस चीज का, पार्टिकुलर का, किसका, पार्टिकुलर का, और ये डेबिट अमाउंट का, और ये किसका, क्रेडिट अमाउंट का। और कुछ नहीं करना, ऊपर में ट्रायल बैलेंस लिख देना, जिसका भी है उसका लिख देना। क्योंकि हमने पहले बोला कि वो आज थोड़ा सा लिखने में हमको दिक्कत हो रहा है, हाथ में मेरा कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मेरे लिखने में हमको हो रहा है दिक्कत, तो हम थोड़ा सा बात करेंगे सिर्फ आपसे। तो देखिए हम जब लेजर बनाते हैं तो आपको पता होगा कि लेजर कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास, मेरे पास जो लेजर है वो लेजर है पहला कौन सा, कैश अकाउंट। पहला जो लेजर है वो किसका अकाउंट है, तो कैश अकाउंट। हमने बताया था कि दो मेथड हमने बताया था, बैलेंसिंग मेथड, दूसरा हमने बताया था टोटल मेथड। कितना मेथड बताया था, बैलेंसिंग मेथड और कौन सा मेथड, टोटल मेथड हमने आपको बताया था। तो बैलेंसिंग मेथड में हमने क्या बताया था आपको कि जो बैलेंस होगा, क्या होगा, जो हमारा बैलेंस होगा उसको हम लोग लिखते हैं। तो देखिएगा आपके सामने में कैश का एक लेजर बना हुआ है, उस लेजर में अगर आप देखते हो तो देखिए इसका कैश का जो है बैलेंस सीडी मेरे पास कितना आ रहा है, तो 11,700। किसका, बहुत ध्यान से रखिएगा, कैश कितना है, 11,700, शायद कितना है, 11,700। ये क्या है, बैलेंस देखिएगा सीडी दिया हुआ होगा। कैश का जब लेजर खोलिएगा तो वहां पे देखिएगा सबसे लास्ट में लिखा होगा बैलेंस सीडी। ये कितना आया हमारा, 11,700। अब जरा सा देखिए, हमने बताया था कि डेबिट बैलेंस, हमने बोला था आपको कि कैश का कौन सा बैलेंस होता है। तो हमने उस दिन बताया था आपको कि मॉडर्न में हमने 5 पार्ट में बांटा हुआ इसको। कितने पार्ट में, 5 पार्ट में हमने बताया था, असेट्स,
एक्सपेंस और कैपिटल, ये हमने बताया था आपको। इसको याद करने के लिए हमने बताया था कि LIC को एक तरफ कर लीजिएगा, असेट्स और एक्सपेंस को एक तरफ कर लीजिएगा। ये जो LIC है इसका बैलेंस होता है क्रेडिट, और ये AE इसका बैलेंस होता है डेबिट। इसका कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। असेट्स का और एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो आपको भी पता होगा कि असेट्स में कैश जो हमारा वो क्या है? असेट्स है। कैश क्या है हमारा? असेट्स है। और असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। और हमारे पास कितना बचा हुआ? 11,700। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? 11,700। यहाँ पे लिख लीजिए कैश, यहाँ पे क्या लिख दीजिए? कैश, और यहाँ पे लिख दीजिए 11,700। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्या दिया हो, तो दूसरा हमारे पास कैपिटल। क्या दिया हुआ है? कैपिटल दिया हुआ है। और कैपिटल कितना है बैलेंस इसका? तो कैपिटल का बैलेंस देखिए हमारे पास दिया हुआ है आपको 20,000। कितना दिया हुआ है? 20,000। तो कैपिटल का हमने अभी जस्ट बात किया था कि कैपिटल का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। तो सर जी यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल, और यहाँ पे लिख देंगे 20,000। ठीक है ना? यहाँ पे क्या लिख देंगे? कैपिटल, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? 20,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या है हमारा सर? तो उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद क्या था? कैपिटल के बाद है हमारा बैंक। आपको भी पता होगा कि बैंक हमारा कौन सा होता है। तो बैंक का पहले बैलेंस देख लीजिए कितना है। तो बैंक का बैलेंस है हमारा 5,000। कितना है? 5,000। इसका भी बैलेंस हमारा क्या होता है? डेबिट, क्योंकि चूंकि ये भी क्या है हमारा? असेट्स है, तो इसका भी बैलेंस क्या होगा? डेबिट। यहाँ पे लिख दीजिए बैंक, और यहाँ पे लिख दीजिए 5,000। उसके बाद क्या था? तो उसके बाद है हमारा परचेज। क्या है बउआ? परचेज। परचेज हमारा होता है एक्सपेंस, और एक्सपेंस का कौन सा? तो डेबिट बैलेंस होता है। और परचेज का कितना है बउआ? तो परचेज का है हमारा, आपको एक सेकेंड भैया, परचेज का कितना है हमारा? तो परचेज का है हमारा 13,000। कितना है? 13,000 बैलेंस। डाल दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए परचेज, और बैलेंस इसका भी हमारा डेबिट होगा, तो लिख दीजिए 13,000। कोई दिक्कत किसी को तो बताइएगा। उसके बाद क्या है हमारा? परचेज के बाद है कृष्णा। कौन है? कृष्णा है। और कृष्णा हमारा अभी चल रहा है, और कृष्णा हमारा क्या है? तो कृष्णा है हमारा शायद लायबिलिटीज है, क्योंकि कृष्णा से माल हमने खरीदा था। हाँ, कृष्णा से माल खरीदा, तो कृष्णा से अगर माल खरीदे तो ये हमारा है क्रेडिटर, इसलिए इनका बैलेंस क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो डाल दीजिए यहाँ पे कृष्णा। डेबिट छोड़ दीजिए, क्रेडिट साइड में देख लीजिए कृष्णा का देखिए कितना है। तो सर जी कृष्णा का हमारा बैलेंस CD है आपका 5500, तो यहाँ पे डाल दीजिए 5500। कोई दिक्कत? कृष्णा के बाद देखिए क्या आपका, कुछ नहीं करना था इसमें, बस लेजर का जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है ना, हर लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस है ना वो हम पकड़ते जा रहे हैं, और बैलेंस हमारा कौन सा है वो हम देखते जाते हैं। डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है वो हम देखते जाते हैं। बस आपको ये देखो कि लेजर में कौन है, और डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है गोपाल। कौन है उसके बाद? गोपाल। और गोपाल को माल बेच रहे हैं शायद हम, ये हमारा डेबिट बैलेंस है। गोपाल का कौन सा बैलेंस है? डेबिट होगा, क्योंकि शायद ये डेटर है हमारा। गोपाल को माल बेचा, हाँ गोपाल हमारा डेटर है। गोपाल के पास देख लीजिए कितना माल बचा हुआ है, तो लगभग में 2,000 इसके पास, क्योंकि 3,000 ये पेमेंट कर दिया था, इसलिए इसके पास कितना बचा हुआ है? 2,000 बचा हुआ है। गोपाल के बाद क्या था? ड्राइंग। और ड्राइंग भी हमारा आपका क्या पता है आपको? एक्सपेंस है, तो ड्राइंग डाल दीजिए हमारा। ड्राइंग देखिए कितने का था सर? तो ड्राइंग था हमारा आपका 3,000 का। हाँ, ड्राइंग कितने का था? 3,000 का। ये भी यहाँ पे डाल दीजिए 3,000। गोपाल का कितना था? 2,000 ना? गोपाल का 2,000 था, ठीक है, गोपाल का था 2,000। ड्राइंग हो गया। ड्राइंग के बाद क्या था? रेंट। रेंट भी आपको क्या पता है? एक्सपेंस है। रेंट मिल रहा है या रेंट दे रहा है? एक सेकेंड, रेंट मिल रहा है या रेंट दे रहे हैं? तो रेंट हम दे रहे हैं, किराया मिला नहीं, रेंट हमको मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो भैया इनकम है, और इनकम है तो फिर चल जाएगा आपको इस साइड। इनकम का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो कितना मिल रहा है सर? 2700। तो रेंट को डाल दीजिए यहाँ 2700। उसके बाद रेंट के बाद क्या है बुआ? तो सैलरी है स्टाफ का, तो सैलरी डाल दीजिए। सैलरी डाल दीजिए। सैलरी देख लीजिए, सैलरी खर्चा है हमारा, और सैलरी कितना है सर?
तो सैलरी है हमारा 3,000 का, तो 3,000 हमारा क्या होगा, खर्चा होगा, तो डेबिट बैलेंस, इसलिए 3,000 यहाँ जाएगा। अब जब इसको जोड़िएगा तो दोनों साइड मेरा क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। अगर बराबर है तो सही है, बराबर नहीं है तो गलत होगा, कहीं ना कुछ गलत होगा। देख लीजिएगा, मिला के चेक कर लीजिएगा एक बार, समझ में आ जाएगा आपको कि कितना आ रहा है। नहीं यार, ये आ रहा है लगभग में कितना, तो ये आ रहा है आपका 37,700, 37,700, ये भी आ रहा है 37,700। एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिएगा कि होना क्या था। इसको और डिटेल में जाएंगे थोड़ा सा, बस आज थोड़ा सा, बहुत दिन के बाद ओपनिंग क्लास था तो थोड़ा सा आप लोग को रिवाइज करवा दे रहा है कि करना क्या हम लोग को। हमने बोला था कि लेजर का आपको क्लोजिंग बैलेंस देखना है। तो जैसे हमने कैश का अकाउंट देखा, तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना था, 11,700। क्लोजिंग बैलेंस जो हमको, जिसको हम लोग बाय बैलेंस सीडी बोलते हैं या टू बैलेंस सीडी बोलते हैं। बैलेंस सीडी जो होता है, जिसके नाम में सीडी लग जाए ना, नाम में क्या लग जाएगा, सीडी, तो ये हमारा कौन सा बैलेंस होता है, ये हमारा हो जाता है क्लोजिंग बैलेंस। ये कौन सा बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस। इसी को हम लोग बैलेंसिंग मेथड बोलते हैं। बैलेंसिंग मेथड में हम लोग क्लोजिंग बैलेंस को पकड़ते हैं, तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस हमने देखा कितना, 11,700 था। और कैश आपको पता है कि असेट्स होता है, और असेट्स का कौन सा बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस। कैश का कौन सा बैलेंस, असेट्स का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। इसलिए हमने इसको किधर लिखा, डेबिट साइड में लिखा, और दोनों साइड हमने जोड़ के किया, तो दोनों साइड मेरा क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अगर दोनों साइड बराबर नहीं आया है तो इसका मतलब है कि आप जर्नल से लेके लेजर तक में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या किया आपने, फॉल्ट किया है, इसलिए आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल क्या हो रहा है, नहीं मिल रहा है। एक चीज को ध्यान में रखिएगा, इस चीज को हमको लगता है कि आपको समझ में आएगा। अगर जिनको, जो नए बच्चे हैं जिनको ये समझ में नहीं आया, उनके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको पहले ये याद करना होगा कि हमारा जो अमेरिकन रूल बोलता है, वो बोलता है कि दुनिया में जितने भी चीज है उसको 5 पार्ट में बांट लीजिए। 5 पार्ट क्या सब हुआ, तो असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। ये 5 पार्ट में आपको बांटने होंगे दुनिया में जितने भी चीज। हम जिस दिन आपको जनरल एंट्री का क्लास लेंगे, अकाउंटिंग अकाउंट्स पहचानने का क्लास लेंगे, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा ये चीज। तो असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। असेट्स का बैलेंस हमारा होता है डेबिट, लायबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट, कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट, और एक्सपेंस का बैलेंस होता है डेबिट। याद रखिएगा इस चीज को अगर आप याद कर लेते हैं तो लेजर और आपका ट्रायल बैलेंस दोनों आसान से बन जाएगा। इसी पे डिपेंड करता है, सारा का सारा बात इसी पे डिपेंड करता है। तो जो बच्चे नहीं है, फिलहाल के लिए आप इसको याद कर लीजिएगा, हम आपको समझा भी देंगे। इसका ट्रिक भी वही होता है कि LIC, ये तो सबको याद रहता है ना, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो ये आप सबको याद रहता है। तो LIC का याद रखिएगा, कौन सा बैलेंस होगा सर, क्रेडिट, और बच गया कौन सा, A और E, इनका बैलेंस क्या हो जाता है, डेबिट। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा तो आपका बनाने में आसान हो जाएगा, ज्यादा तकलीफ नहीं होगा, आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बहुत ही दिन के बाद आज आए थे वीडियो लेके, तो आप लोग भी सुस्त हो गए तो थोड़ा सा जागृत अवस्था में आ जाइए, जाग जाइए। जब क्लास आपका रेगुलर होने वाला है, 12th वाले का क्लास कल से हो जाएगा रेगुलर, 11th वाले का क्लास हो चुका है आज। इसमें समझ में आया या नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, जो बातें हमने आज आपके साथ किया है, जो हमने आपको आज आपको बताया है, वो बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है, नहीं, ये कमेंट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, जैसे भी हो, आपको जो भी आपका सही लगे उस माध्यम से आप क्या कीजिएगा, ये बातों को हमको पहुंचाने का कोशिश कीजिएगा। पढ़ाई आप लोग, हमको ऐसा लगता है कि आप लोगों ने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा होगा, पढ़ाई करने में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हो रहा होगा। या फिर भी अगर मान लीजिए कि कुछ दिन के लिए अगर पूजा पाठ में डिस्टर्ब भी होंगे, क्योंकि हर कोई होता है, ऐसा नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग का प्रॉब्लम है कि हम लोग डिस्टर्ब होते ही होते हैं। कितना भी आप खुद को संभालिए, कितना भी खुद को फोकस्ड रखिए, जब कोई त्योहार आता है, कोई फंक्शन आता है, तो थोड़ा बहुत हम लोग डाइवर्ट हो ही जाते हैं। ये कोई बहुत बड़ा बात है। अगर आप डाइवर्ट हुए भी हैं, चाहे बोर्ड के स्टूडेंट है, चाहे कोई भी स्टूडेंट है, आप मैटर नहीं करता है, तो थोड़ा बहुत अगर आप डाइवर्ट हुए भी हैं तो ज्यादा टेंशन आपको लेना नहीं है। इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है क्योंकि एग्जाम है, चलेगा। थोड़ा बहुत ऐश भी करना, थोड़ा बहुत एंजॉय भी करना जरूरी है, फैमिली के साथ टाइम भी बिताना जरूरी है। तो बस कहना का ये था कि जागृत होइए, बने रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए, कंटिन्यू क्लास करते रहेंगे। उसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।